आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम बिजली के देवता का क्या कहना है, थोड़ा-सा एक उनका कोट देख लेते हैं। बिजली के देवता कौन है? अरे वही थॉर भैया, मार्वल वाले। आई चूज़ टू रन टुवर्ड्स माय प्रॉब्लम एंड नॉट अवे फ्रॉम देम बिकॉज़ दैट्स व्हाट हीरोज़ डू। इसका मतलब ये है कि जिस न्यूमेरिकल में आपको डाउट आ रहा हो, उसको दोबारा से लगाओ और उसके कॉन्सेप्ट को समझो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। समझे? तो थॉर भैया का ये कहना है। तो ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? अब इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। अब चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज के बारे में अगर हमें ज़्यादा जानना है तो हमें शायद एक एटम से ही पूछना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। तो आइए देखते हैं। अब ये एक एटम है, इसमें क्या है? देखिए सेंटर में क्या है? सेंटर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इर्द गिर्द। अब ये इलेक्ट्रॉन है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्या किया? इस आउटर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दी किसी भी तरीके से, किसी प्रोसेस से, और मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसके बाहर निकलने से क्या होगा? अब इस एटम पे एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्या? पॉजिटिविटी। क्यों आ जाएगी पॉजिटिविटी? और ये एटम एक इंडिविजुअल निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव इंडिविजुअल चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखो पॉजिटिविटी क्यों आ जाएगी? क्योंकि एटम इनिशियली अपने स्टेबल स्टेट में था। सपोज इसमें अगर 11 प्रोटॉन थे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी थे, यानी कि जितना प्लस चार्ज था उतना ही माइनस चार्ज था। ठीक है, जितनी पॉजिटिव चीज़ें थी उतनी निगेटिव चीज़ें भी थी। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो मैंने क्या किया? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। तो एक एक्स्ट्रा इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वही एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये एक निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं इसका चार्ज जनरेशन से क्या मतलब है, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है इसका, इससे क्या लेना देना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आएंगे। सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ए और बी। अब जैसा हमने देखा कि एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो सपोज यहाँ पे इस बॉडी में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, जो एटम से बाहर निकल करके घूम रहे होंगे, झाग रहे होंगे। तो मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि बॉडी ए से बॉडी बी में मैंने सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने क्या देखा कि बॉडी बी में क्या होगा? 100 इलेक्ट्रॉन्स के जितना निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बॉडी ए में क्या होगा? 100 इलेक्ट्रॉन्स के जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी 100 प्रोटॉन्स के जितना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बिल्कुल सेम होता है। तो ये थी हमारी चार्ज की कहानी। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जो कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या डेफिशिएंसी की वजह से अराइज होती है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? कोई भी मटेरियल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सपोज बॉडी बी पे मैं कह रहा हूँ कि अगर निगेटिव चार्ज है, बॉडी बी पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बॉडी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है ये। और बॉडी ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था? बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए थे बॉडी बी में, तो इसका मतलब बॉडी ए क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यानी कि जो चार्ज का जो जनरेशन होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कभी भी प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता। प्रोटॉन्स का ट्रांसफर इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के सेंटर में लाई करते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के सेंटर से हमें प्रोटॉन निकालना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर के ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक। अब देखिए, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, इसे हम कहते हैं कूलम्ब, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और ये निगेटिव में होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं निगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल यही होता है, बस पॉजिटिव में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, सेम होता है। और इसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। अब चार्जेस का नेचर, अगर हम चार्जेस के नेचर के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम चार्जेस होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज, सपोज दो प्रोटॉन को हम बगल बगल में लेके आएंगे तो वो
अपोज करेंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर भागना चाहेंगे। वहीं अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये चार्जेस का नेचर है। या निगेटिव नेगेटिव तरह के दो चार्जेस अगर हम लेके आए तो आपस में दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागना चाहेंगे। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो चार्जेस डिफरेंट होते हैं, यानी निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी सारी चार्ज की कहानी। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं। अब ये जो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, सपोज मैंने बॉडी, अभी जो एग्जांपल लिया था, बॉडी ए से बॉडी बी में मैंने ट्रांसफर किया था चार्ज को। ठीक है, तो अब ये जो चार्जेस हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉडी के अंदर भी मूव कर सकते हैं। तो ये मटेरियल्स पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर वो मूवमेंट अलाउड है या नहीं अलाउड है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह की बॉडीज जो होती हैं वो चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ करती हैं और किस तरह की बॉडीज जो होती हैं वो चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती हैं। तो हमें यहाँ पे फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में हमें सिर्फ चार्जेस के बारे में पढ़ना है। और चार्जेस, कैसे चार्जेस के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको भी हम थोड़ा सा जान लेंगे कि एटलीस्ट हमें एक आइडिया है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है एग्जैक्टली। तो सपोज मैंने एक ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया। तो जब मैंने सिल्क क्लॉथ के ऊपर इस ग्लास रॉड को रब किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जनरेट हो चुके हैं, यानी कि इस रबिंग की वजह से क्या हुआ है, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव हो गई और ये जो सिल्क का क्लॉथ है ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यहाँ पे ढेर सारे देखो माइनस चार्जेस जो है इसमें ट्रांसफर हो गए। ठीक है, जो कि हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी के अंदर मूव नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये फिनोमेना जो होता है ये नॉन मेटल्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है, मेटल्स के अंदर भी होता है बट बहुत कम होता है, नॉन मेटल्स के अंदर ज्यादा होता है। अभी इसके मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो चार्जेस हैं वो अपनी बॉडी के अंदर मूव नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को रब किए, हमने दोनों बॉडी को रब किया और उस रबिंग की वजह से कुछ एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुई, जो कि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ने अब्सॉर्ब किया और दूसरी, उनको जैसे ही एक पर्याप्त अमाउंट में एनर्जी मिल गई वो क्या किए, दूसरी बॉडी में जंप मार गए। अब अगर मैं इस ग्लास रॉड को, ये जो ग्लास रॉड है इसको किसी भी निगेटिवली चार्ज बॉडी के पास मैं लेके आता हूँ तो ये उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे बचपन में हम किया करते थे, हम क्या करते थे बचपन में, हम कंघी लेते थे, अपने बालों पे ऐसे रब किया करते थे और इस बालों के रब करने की वजह से कंघी क्या होती थी, कंघी पे किसी तरह का कुछ चार्ज डेवलप हो जाता था, वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जब हम उसको कागज के कुछ टुकड़ों के पास लेके आते तो ये कागज के टुकड़े क्या होते थे, कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते थे और हम इसे कहते थे जादू बचपन में। तो ये जादू नहीं होता था, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल तो कई लोगों ने फेस किया होगा, कभी आप एकदम बढ़िया से गाना गुनगुनाते हुए अपने घर में जा रहे हैं और आपने अचानक से ऐसे नल छुआ और नल को जैसे आपने खोला, पानी के नल की मैं बात कर रहा हूँ, आपको हल्का सा करंट सा फील हुआ, कुछ झटका सा लगा। या फिर कई बार ऐसा होता है, हम जब अपने किसी दोस्त के साथ टहल रहे होते हैं, अचानक से हमारे हाथ उसकी बॉडी को टच करते हैं, या हम किसी भी, बहुत सारे फिनोमेना ऐसे, हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमें ऐसे हल्का सा झटका लगता है। दरवाजे की कुंडी को टच किया तो हमें झटका लगा। तो ये झटका क्यों लगता है, किसी वजह से उस पर शायद पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो और आपकी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, किसी भी रीज़न से, किसी भी फिजिकल फिनोमेना से। तो जैसे ही दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है जिनमें चार्ज इम्बैलेंस होता है कि एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत मौका मिलता है कांटेक्ट होते कि तुरंत यहाँ से जंप करके उस बॉडी में भागो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ये होता है चार्ज ट्रांसफर। सो दिस इज ऑल वी नो अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इतना ही हमें जानने की अभी ज़रूरत है फिलहाल। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, अभी हमने कहा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो गया कि जो चार्जेस मूव नहीं कर पाते अपनी बॉडी में। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या होता है, तो थोड़ा सा देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सपोज देखो ये एक एटम है, ठीक है, एटम के आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए कुछ एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आया और एटम के बाहर इसने झाँका, इसने क्या किया, ये एटम से बाहर आ गया। अब ये जैसे ही बाहर आया तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये जैसे अब इतनी स्पेस नहीं होती, देखो यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रही है इस तरीके से स्पेस अवेलेबल नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जैसे ही बाहर आया ये तुरंत दूसरे एटम से ऐसे लड़ा और दूसरे एटम के अंदर घुस गया। अब इसने क्या किया, इस एटम को अनस्टेबल कर दिया, तो इस एटम ने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आया, झाँका, हो सकता है वापस इसमें चला जाए या वापस दूसरे में चला जाए। तो इसी तरीके का एक मूवमेंट होता रहता है जो कि बहुत ही रैंडम होता है, जिसमें हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है। तो ये बहुत ही एक रैंडम मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर
किसी भी बॉडी के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, जो फ्री हो रहे हैं कुछ कुछ टाइम के लिए, वो एक बहुत ही इन्फिनिट अमाउंट में होते हैं। तो यानी कि एकदम पूरी भसड़ मची होती है सब्जी मंडी की तरह, इसमें आदमी कहीं भी सब्जी घूम घूम के खरीद रहा है। तो सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक बहुत बड़ा निगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसने देखा ये निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। तो ये बड़ा निगेटिव चार्ज तो हटेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा निगेटिव चार्ज है। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को दूर भेज दिया। तो इलेक्ट्रॉन दूर भागा, ठीक है, दूसरे एटम में घुसा, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकला, इसने लेफ्ट देखा, राइट देखा। राइट में देखा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज उसको बुला रहा है, और लेफ्ट में देखा तो एक बहुत बड़ा निगेटिव चार्ज है जो उसको दूर भगा रहा है। तो ये फिर राइट की तरफ भागा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री होते गए, वो क्या देख रहे हैं, वो हर बार राइट की तरफ भाग रहे हैं। उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है। किसकी तरफ हो रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो यानी कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक डायरेक्शन दे दी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब ये मूवमेंट चार्ज का, जब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, उसमें सर्किट में करंट फ्लो करने लगी है। सो करंट के फ्लो करने के तरीके को हम थोड़ा सा समझ चुके हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा अगली चीज़ पे आते हैं कि ये जो करंट, तो फिर मतलब हम किसी भी मटेरियल में हम एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दें, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगा दें, तो किसी भी मटेरियल में क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को अलाउ करता है या नहीं करता है। तो जो भी मटेरियल करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। और जो मटेरियल करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते या फिर हम कहें कि रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। रेजिस्ट का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से रेजिस्ट कर देते हैं, उनके थ्रू करंट फ्लो कर ही नहीं सकती है। तो कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है, देखिए कंडक्टर में पहली चीज क्या होती है कि चार्जेस के फ्लो को अलाउ किया जाता है। अभी हम जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में हमने देखा था कि यानी कि जैसे मैं बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रहा हूं आपको, जो ये बाहर निकल आया है, तो ये बाहर निकलना भी चाहिए। यानी उस मटेरियल के जो एटम हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको बाहर निकलने देते हैं वो, ठीक है, कि ये फ्री हो पाता है। अदरवाइज अगर ये फ्री नहीं हो पाता तो फिर चार्ज का मूवमेंट ही नहीं पॉसिबल है। तो कंडक्टर्स में देखिए मटेरियल दैट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम, और इंसुलेटर्स में हो गया मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम। तो यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता तो चार्ज का फ्लो अलाउ ही नहीं हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है तो चार्ज का फ्लो अलाउ हो रहा है। इसका मतलब कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए मेटल्स, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, और नॉन मेटल्स के इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हो गए आपके नॉन मेटल हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मेटल और नॉन मेटल में इतना अंतर क्या है, मतलब ऐसा क्या है, तो इसके लिए हमको इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो हमने जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो मेटल का एटम होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो नॉन मेटल का एटम होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। देखिए दोनों एटम्स क्या हैं, ट्रिपल ऑर्बिट वाले एटम्स हैं, दोनों में 3 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो अब बड़ा होने की वजह से जो ये आउटर शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये जो है ये न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव का होगा वो कम लग रहा होगा। कम लग रहा होगा किसके मुकाबले, नॉन मेटल के मुकाबले। ये देखिए नॉन मेटल में जो डिस्टेंस है ये कम है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली पॉसिबल है। मेटल्स किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करना इजीली पॉसिबल है। थोड़ी सी एनर्जी देकर हम उसे जनरेट कर सकते हैं, और बाद में हम एक बड़ा सा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा करके हम उस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि उसके मूवमेंट को हम क्या करें, एकदम फिक्स कर दें कि आपका मूवमेंट लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, जिस तरफ भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगाएं। सो देखिए बार बार हम क्या करेंगे, हम इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हम इस तरह से लगा नहीं सकते ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया। अब बैटरी एक ऐसा डिवाइस है, अगर आपने कभी बैटरी खरीदी हो जा करके, वैसे जाहिर सी बात है खरीदी तो होगी बैटरी, तो बैटरी का जो एक एंड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और दूसरा एंड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या करता है, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव होगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा। अब लड़ते भिड़ते हुए जाएगा वो बात अलग है।
तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं करंट के फ्लो की बात। ठीक, देखिए जो इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत बाद में ऑब्जर्व किया, करंट की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 वाटर के बीकर्स हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पानी का जो पोटेंशियल है हाई है और यहाँ पे पानी का पोटेंशियल लो है, यानी कि यहाँ कम पानी, यहाँ पे ज्यादा पानी है। तो पानी का फ्लो किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो उसी तरह से हमने ये एज्यूम किया था कि करंट का भी जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अब हायर पोटेंशियल क्या, हमने पॉजिटिव चार्ज को, देखिए चीज़ों को ईजी जो चीज़ें हैं उनको ईजी बनाने के लिए हमने पॉजिटिव को क्या माना, पॉजिटिव को हमने माना कि हायर पोटेंशियल पे होता है और निगेटिव को हमने क्या माना, लोअर पोटेंशियल पे होता है। अब बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, हमारा ये लेफ्ट साइड इधर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होता है। इसी तरफ मान लेते करंट की डायरेक्शन, तो मानने को तो हम मान सकते थे, लेकिन जो हमारे बहुत सारे फेनोमेनाज है, जैसे हम विंड की बात करें तो विंड जो होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जो हीट ट्रांसफर होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का भी ट्रांसफर होता है। तो उसी तरह करंट के केस में भी जब हमें ये चार्जेस के बारे में पता चला, तो हमने सिंपली चीज़ों को आसान बनाने के लिए, बस ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है बिल्कुल एकदम फिक्स चीज़ है, लेकिन हमने इसको क्यों ऐसा माना, हमने चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये माना कि करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव से निगेटिव कर दी। हमने माना पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, जस्ट बिकॉज कि हम चीज़ों को आसान बनाना चाहते थे, और कोई रीज़न नहीं इसका। सो ये हो गई करंट की डायरेक्शन की बात। अब देखो करंट के बारे में इतना हमने पढ़ लिया कि कोई भी चार्ज होता है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब फ्लोइंग चार्ज है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट को मेजर कैसे किया जाए, या करंट का मेजर क्या होता है, हम कब जानेंगे करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है, कम फ्लो कर रही है। तो जाहिर सी बात है, एक आइडिया जो हमें लगा कि करंट अगर चार्जेस के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, करंट की डेफिनेशन ही है रेट ऑफ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक सेकंड में अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट का मतलब पर सेकंड की बात हो गई। यूनी डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन में फ्लो करने वाले जो चार्जेस हैं, जब भी हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव हमने दिखा दिया कि ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड निगेटिव होगा बैटरी की वजह से, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, निगेटिव से। और सपोज मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेता हूँ इस कंडक्टर पे, मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ। तो ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। अब मैंने एक सेकेंड में ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ मान के चलो 30,000 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि 30,000 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को एक सेकंड में क्रॉस करता है। अब ये जो 30,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो 30,000 इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो 30,000 का ऐसा कुछ हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻15 कूलॉम्ब, यानी कि इतना चार्ज जो है पर सेकेंड उस क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है। तो यही करंट है इस केस में, यही करंट है, यानी एक सेकंड में उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले चार्ज की जो वैल्यू होगी उसी को हम करंट कहते हैं। तो करंट का यहाँ पे मतलब हो गया, देखिए I इज इक्वल टू Q/T। अब मुझे अगर बता दिया गया कि इस क्रॉस सेक्शन से, अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म से बात कर रहा था, इस क्रॉस सेक्शन से 3 कूलॉम्ब चार्ज क्या है पास करता है और एक सेकंड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट कितनी आई 3 कूलॉम्ब पर सेकेंड। अब जिस साइंटिस्ट ने करंट की डिस्कवरी की थी उनका नाम था आंद्रे एम्पियर, तो उन्हीं के नाम पे हमने ये जो करंट की जो यूनिट है कूलॉम्ब पर सेकेंड, इसको एम्पियर हमने बोल दिया। तो यानी कि करंट कितनी हुई 3 एम्पियर। अब अगर यहाँ पे हम कहना चाहें कि ये जो एम्पियर है, इस एम्पियर का मतलब क्या हुआ, अगर कोई हमसे पूछे कि ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, हर जगह I इज इक्वल टू Q/T में सब कुछ 1 1 1 रख देंगे, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब पर सेकेंड। यानी कि जब किसी सर्किट में एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से हमने ऑब्जर्व किया एक कूलॉम्ब चार्ज पास कर रहा है, तो जो करंट होगी उस सर्किट में, जो फ्लो करने वाली करंट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर। और करंट मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, अब हम करंट देख करके तो हम ऐसे चार्जेस, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उस कंडक्टर या उस तार के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ये तो हमें ऐसे पता नहीं चलेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर।
तो एमीटर हमारा कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का, कुछ ऐसी मार्किंग होती है जो करंट को मेजर करता है। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव करंट्स मेजर करने के लिए होता है। मतलब एमीटर जो होता है हमारा एक अच्छी खासी वैल्यू, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर हो गए या फिर कुछ मिली एम्पियर्स में भी करंट मेजर कर सकता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो माइक्रो एम्पियर्स तक की करंट को मेजर कर सकता है, यानी कि 10⁻⁻⁶ एम्पियर की रेंज पे जो करंट आती है, ठीक है। और प्लस गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा एम मीटर है इसमें रीडिंग्स कैसी हैं। ये एम्पियर्स की रीडिंग है, ठीक है। 5, ये 0 से 5 एम्पियर तक का है, मार्क का है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, करंट के बारे में भी पढ़ लिया और करंट की डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ लिया कि करंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि हमने बात की थी कि सपोज ये जो हमारा पानी है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इन दोनों बीकर्स में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पानी की जो स्पीड होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम समझ ही रहे हैं कि सपोज मैं इसमें अगर और पानी भर दूँ तो पानी की जो स्पीड होगी इस वाले, जो ये सपोज मैं इसको बीकर ए कह रहा हूँ और इसको बीकर बी कह रहा हूँ, तो इस ए से बी में आने की जो स्पीड होगी पानी की वो और ज़्यादा होगी। लेकिन मैं क्या करूँ, सपोज यहाँ पे पानी को कम करता जाऊँ, पानी को कम करता जाऊँ, तो आपको दिख रहा है बीकर ए में जो पानी का जो पोटेंशियल था या हाइट थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब ये कम होने की वजह से क्या होगा, जो फ्लो की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले हम क्या देख रहे थे, पहले पानी कुछ यहाँ पे था, ठीक है, पहले पानी कुछ यहाँ पे था, तो हमने देखा जो हाइट का डिफरेंस था वो कुछ इतना था। अभी क्या है, अभी हाइट का डिफरेंस कुछ इतना है, मतलब कम हो गया, हाइट का डिफरेंस क्या हुआ, कम हो चुका है। तो इस कम होने की वजह से क्या होगा, स्पीड थोड़ी सी ड्रॉप कर जाएगी, पानी अभी भी फ्लो करेगा लेकिन स्पीड ड्रॉप कर जाएगी। वहीं अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, बीकर ए के पानी को बिल्कुल एकदम बराबर ही ला दूँ, उसके जितना बीकर ए में है और बीकर बी में है दोनों एकदम बराबर हो जाए, तो फ्लो क्या होगा, फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो क्या है, बिल्कुल बंद हो गया, यहाँ पे कोई भी फ्लो हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो सेम वही केस होता है हमारा करंट के लिए भी। अगर मैं बात करूँ, सेम केस बिल्कुल यही करंट के लिए है। अब करंट के केस में यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो पॉजिटिव है और ये जो निगेटिव है, ये क्या करते हैं बेसिकली, इनका मेजर क्या है, ये कितना, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कितना पॉजिटिव है और जो निगेटिव टर्मिनल है वो कितना निगेटिव है, ये डिसाइड करता है कि कितनी करंट फ्लो करेगी किसी भी सर्किट में। सपोज मैं अगर बात करूं तो मैंने अगर यहाँ पे, जैसे मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था अभी, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पे एक बहुत बड़ा निगेटिव चार्ज लगा दिया। तो इस बहुत बड़े पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉजिटिव चार्ज की जगह इस पॉजिटिव चार्ज को और बड़ा कर देता हूँ। अभी और बड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देख रहे हैं ये और तेज़ हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब दो मैग्नेट होते हैं, अगर दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जगह अगर हम क्या करें, एक मैग्नेट की जगह अगर हम दूसरे मैग्नेट को बहुत बड़ा ला दें तो हम देखेंगे वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इस चार्ज को बढ़ा दें, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का है चार्जेस हैं, इसको अगर हम बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या होगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी का एक मेजर है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बेसिकली सेल की ताकत। हम कभी भी बाजार से कोई भी बैटरी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं बैटरी पे कुछ चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 15 वोल्ट, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो जैसे जैसे ये वोल्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका मतलब बैटरी की पावर भी बढ़ती जा रही है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो 5 वोल्ट लिखा है, 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये चीज़, अब 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ठीक है, मैंने बता दी, क्या तो कहेंगे सर आपने बता दिया, लेकिन ये 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ। वोल्ट एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन चार्ज। इसका जो बेसिक सा सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपकी आएगी वो ये है कि सपोज ये पॉइंट ए है और दिस इज पॉइंट बी। मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज को लिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके गया उस चार्ज को, ठीक है, और इसमें लगा वर्क डब्ल्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अब इस केस में तो ये सर्किट है, इस केस में ये क्या है, ये सर्किट है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी सपोज एक चार्ज गया, ठीक है, क्यू।
अब यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्क जो हमारी कर रही है वो है बैटरी। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने किया W वर्क, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर हुआ Q, और इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई, सपोज हमने देखा कि 5 वोल्ट इसकी जो वैल्यू है वो है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, अब वर्क की यूनिट क्या होती है, 5 वोल्ट का मतलब हुआ 5 जूल पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड, सॉरी नॉट सेकेंड, 5 जूल पर कूलॉम, इसका मतलब हुआ 5 जूल पर कूलॉम, यानी कि हर यूनिट चार्ज पे ये बैटरी कितना वर्क कर रही है, 5 जूल का वर्क जो है ये बैटरी हर यूनिट चार्ज पे कर रही है। तो इसको सिंपली हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 15 वोल्ट कहीं भी लिखा हो तो 15 वोल्ट का मतलब होता है 15 जूल पर कूलॉम, यानी कि एक यूनिट चार्ज पे बैटरी कितना वर्क करेगी, बैटरी जितना ज़्यादा वर्क करेगी करंट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद हमने देखिए हमने अभी क्या क्या समझ लिया, हमने समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने समझा कि करंट क्या होती है, राइट। अब हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया, लेट्स कॉल दिस मटेरियल एज ए, ठीक। उन्होंने इस ए मटेरियल को लिया और इसको एक सर्किट में एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और उन्होंने क्या किया, बार बार मतलब करंट वो फ्लो करा देते और वो करंट की रीडिंग को समझना चाहते थे कि करंट कितनी फ्लो कर रही है, या वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। इतना तो हम सबको समझ में आ रहा है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी ज़्यादा फ्लो करेगी, राइट। ये बात हमें समझ में आ रही, लेकिन ये चीज़ अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व हम कर पा रहे थे। मतलब जो वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज़ थी वो वैरी कर रही थी, इंक्रीज तो कर रही थी। अब इंक्रीज किस तरह से कर रही थी इसको समझने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर साइमन जॉर्ज ओम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर को लिया और एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक बैटरी जो कि वेरिएबल पोटेंशियल की थी, मतलब जिसमें हम पोटेंशियल मैनेज कर, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते थे। तो उनके ऑब्जर्वेशन से हमें पता क्या चला कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में कुछ ऐसा लीनियर रिलेशन है। अब देखिए बढ़ने को तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं बढ़ रही है, इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि बढ़ रही है, कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है पोटेंशियल बढ़ रहा है, या पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। लेकिन जो रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया गया वो बिल्कुल लीनियर था, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन था। और एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर को पूरी तरह से कांस्टेंट रखा गया। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, सपोज किसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो हीटिंग होती है ना वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अफेक्ट कर सकती है। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया मटेरियल के। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके बाद, और साथ ही साथ ये जो मटेरियल ए है ना इसको भी हमने चेंज नहीं किया, ये मटेरियल वैसे का वैसा ही लगा रहा। चेंज नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उस मटेरियल को हटा करके उसकी जगह कुछ लंबा मटेरियल या छोटा मटेरियल ला दिया। उसकी डायमेंशन तक कांस्टेंट है, यानी उसके केमिकल कंपोजिशन से लेकर के उस मटेरियल का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ क्या था, कांस्टेंट था, वही था। हमने उस मटेरियल को नहीं रिप्लेस किया, हमने उसी एक पर्टिकुलर मटेरियल पे ये चीज़ मेजर की। ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमारे साइंटिस्ट ने पाया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने कहा R, V इज इक्वल टू IR। तो R जो है, R वो कांस्टेंट है, और R को हमने क्या नाम दिया, R को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ समझेंगे। सपोज कोई चार्ज है वो किसी कंडक्टर के थ्रू होते हुए पास हो रहा है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, सपोज देखिए दो बॉडी हैं ए और बी। अगर मैं कहता हूँ कि ए से एक इलेक्ट्रॉन बी में गया, ए से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बी में गया, इसका मतलब बी पे क्या हुआ, बी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि निगेटिव चार्ज आ गया बी पे, और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ए पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसी की जगह मैं क्या कह दूं, अगर इसी की जगह मैं कह दूं कि बी से एक प्रोटॉन ए पे गया, बी से एक प्रोटॉन या एक पॉजिटिव चार्ज ए पे गया, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने प्रोटॉन मान लिया, तब भी हम वही चीज़ देखेंगे, ए पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पे एक निगेटिव चार्ज आ गया।
तो करंट के फ्लो को समझते हुए हम ये चीज़ मान लेते हैं कि करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज। और करंट के अपोजिट कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना फ्लो करके हम पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं। ठीक है, ये बस एक एजम्पशन है चीज़ें समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमने ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आया और ये जैसे ही कंडक्टर के अंदर एंट्री किया, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो ये ऐसे सीधे होकर निकल जाएगा। ये कुछ इस तरह से आया और ऐसे लड़ा, ये लगातार इस पे लड़ा भिड़ा और लड़ते भिड़ते हुए मतलब ये कुछ एनर्जी लॉस करते हुए रेजिस्टर के दूसरे एंड से निकला। अब ये अकेला एक इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जब ये जो चार्जेस हैं ये जैसे ही आए इस मटेरियल के अंदर तो ये लड़ते भिड़ते हुए बाहर गए। अब ये जो लड़ते भिड़ते हुए बाहर जा रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, ये कुछ डिफिकल्टी हो रही है एकदम। अब स्मूथ फ्लो तो बिल्कुल ऐसा होता है, अब ये स्मूथ फ्लो तो हो नहीं रहा है। अब ये इन एटम से क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो ये टकरा रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो यानी कि ये टकराना एक तरीके का ऑपोजिशन ही तो है। आप सब्जी मंडी में अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत भीड़ है। तो सब्जी मंडी में आप बिना 4-5 लोगों से टकराए हुए आप निकल नहीं पाते। आप टकराते हो तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, थोड़ा सा गुस्सा आती है, थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, उसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। ये कुछ क्या करते हैं? एनर्जी लॉस इनका होता है टकराने की वजह से, बस। तो ये जो ऑपोजिशन आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होता है, हमने देखा V = IR, हमने ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला डेराइव किया था। अब इसमें R = क्या आया? V/I। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आई? V की यूनिट होती है हमारी वोल्ट्स में और I की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ से कोई हमसे पूछे रेजिस्टेंस की यूनिट जो वोल्ट पर एम्पियर है, इसको हम बोलते हैं ओम। उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे, ओम मतलब OHM। तो रेजिस्टेंस का नाम हमने उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे दिया जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, यानी कि जॉर्ज साइमन ओम। अब कोई हमसे पूछे कि 1 ओम का मतलब क्या है, तो 1 ओम का मतलब होता है जब भी किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएं और वहाँ से हम 1 एम्पियर की करंट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्लो कर रही है, तो वो जो सर्किट जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 1 ओम। सो दिस इज रेजिस्टेंस। अब देखिए हमने पूरे ओम्स लॉ के टाइम में मैंने आपको बताया कि वो जो मटेरियल था, मटेरियल भी कांस्टेंट था। हमने मटेरियल के साथ छेड़खानी नहीं की। वो क्यों नहीं की वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का जो ये खेल है, अगर मैं इसको आपको समझाऊँ, सो सपोज दिस इज, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये केस 1 है, ये 2 केसेस हैं, जैसे दिस इज 1, ठीक है। सपोज लेट अस नेम इट 1 एंड इसको हम नाम देते हैं 1 डैश, इसको नाम देते हैं 2 और इसको नाम देते हैं 2 डैश। तो केस 1 को ऑब्जर्व करते हैं। अब केस 1 में मैं आपको रेजिस्टेंस समझाना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हम एक गाड़ी लेके निकले और गाड़ी लेके हम क्या निकले, हमें एक छोटे रास्ते से कहीं पे जाना है। तो हम क्या, रास्ते में कुछ गड्ढे थे तो हमारी गाड़ी थोड़ा सा हचका खाई, हिली डुली, और लेकिन हम पहुंच गए, ठीक। और वहीं हमें अब कहीं जाना है और वो रास्ता बड़ा है, पहले रास्ते के मुकाबले वो बड़ा रास्ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि गाड़ी थोड़ा झटका खाई, भीड़ भाड़ में फंसी, ट्रैफिक में, चौराहा था, मतलब बहुत सारे चौराहे आए रास्ते में और वहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो गाड़ी थोड़ा मतलब दिक्कत ज़्यादा हुई। तो 1 और 1 डैश में हम कह सकते हैं कि 1 में गाड़ी स्मूथली निकल गई और 1 डैश में गाड़ी को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। 1 में भी दिक्कत हुई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी 1 डैश में हुई। और वहीं अगर हम दूसरी चीज़ देखें, अब हम क्या करते हैं, हम एक पतले रास्ते से पहले गाड़ी को भेजते हैं। लंबा रास्ता है और पतला है, ठीक है। तो ये पतला है तो हम देखेंगे कि पतले रास्ते में क्या होता है, सपोज 1 लेन रोड है, एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी जा रही है, तो आपकी गाड़ी फंस जाती है, मतलब हो सकता है जाम में लग जाए या फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और दूसरी बात हमने क्या किया, गाड़ी को एक 3 लेन रोड पे भेजा। अब गाड़ी 3 लेन रोड पे आप जानते हैं कैसी चलती है, 100 की स्पीड के नीचे तो कोई ड्राइवर बात ही नहीं करता है। तो गाड़ी कुछ इस तरह से चल रही थी, ठीक है, बहुत स्मूथली चली। अब यही मूवमेंट हमारे जो चार्जेस होते हैं उनका भी होता है। अगर हमारे चार्जेस सपोज किसी कंडक्टर के अंदर कम डिस्टेंस उनको ट्रैवल करनी हो तो बहुत स्मूथली निकल जाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी हो तो ये हम देखना कि जो रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा हो जाता है, यानी कंडक्टर की लंबाई के साथ रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया था कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन, अगर हम किसी पतले कंडक्टर के थ्रू अपने चार्जेस को अगर हम भेज रहे हैं तो भी ये जो कोलिजन है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहीं अगर हम कंडक्टर की थिकनेस को बढ़ा दें तो ये चार्जेस क्या है, स्मूथली निकल जाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस अभी भी है बट रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या पाया गया कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की। तो यहाँ से जो चीज़ हमें मिली वो था कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A।
यहाँ पे हमने क्या किया, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, R is equal to rho L by A. This is known as resistivity. अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसी वजह से हमने, जब ओम्स लॉ ने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो इसी वजह से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में कंडक्टर को चेंज नहीं किया कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना रहे, ना तो टेम्परेचर चेंज किया और ना ही जो कंडक्टर है उसकी लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम लेंथ चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस तभी कांस्टेंट है जब हमारा जो कंडक्टर है वो पूरा का पूरा क्या हो, वही हो जो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं। हमने कंडक्टर के लेंथ और एरिया के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मटेरियल कंपोजिशन तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। अब रो क्या है? अब रो जो ये टर्म जो रेजिस्टिविटी है ना, ये जो टर्म है ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ कंडक्टर का मतलब हो गया कि कंडक्टर हमारा किस मटेरियल से बना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टिविटी की एक टेबल देखते हैं। देखिए ये जो रेजिस्टिविटी मेजर की गई है ये सारे मटेरियल्स की, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे है, और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखना है कि जो सिल्वर की रेजिस्टिविटी है वो कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁸ है, उसके बाद कॉपर आता है 1.62 इंटू 10⁻⁸, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है। तो ये सारे मेटल्स हैं, ये कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम एलॉय की बात करें, एलॉय यानी कि दो मेटल का मिक्सचर है एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए 49 इंटू 10⁻⁶ है, मतलब कुछ उससे 100 गुना कम कंडक्टर्स के मुकाबले, कुछ 1/100 टाइम्स है, कुछ ऐसा है। सॉरी, ये इंटू 100 है, जो एलॉयस की रेजिस्टिविटी है ये इंटू 100 है कंडक्टर्स के मुकाबले, 10⁻⁶ के ऑर्डर में। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, कुछ मतलब हम ऐसा अगर कंपैरिजन करें तो उससे 100 गुना ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, लेकिन स्टिल बहुत कम है। देखिए 49 इंटू 10⁻⁶, ये 0.00000 कुछ ऐसे होगा। और वहीं हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो ग्लास की जो रेजिस्टिविटी है 10⁻10 से 10⁻14 के बीच में लाई करती है। पेपर की रेजिस्टिविटी 10⁻12 के बीच में लाई करती है। तभी हम जानते हैं पेपर में हम कुछ भी कर लें करंट नहीं फ्लो करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसकी इतनी ज़्यादा है, पोटेंशियल की वैल्यू जो वी पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत इन्फिनिट पोटेंशियल होगा एक तरीके से। तो अब ये सारे मटेरियल हैं। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं और ये उनकी रेजिस्टिविटी है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए, जिसमें रो रेजिस्टिविटी है जो कि क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यानी कि रेजिस्टेंस को, हमें किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो हम उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी भी क्या देखा है कि हम किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर पाएँ या उसको मैनिपुलेट कर पाएँ? तो वो एक आसान काम नहीं है। तो इसलिए हम लेंथ को वेरी करा के रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इस डिवाइस में, जिसको हम कहते हैं रियोस्टैट। अब रियोस्टैट काम किस तरह से करता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। रियोस्टैट में क्या होता है? देखिए एक वायर होती है, वायर कॉइल होती है। वायर क्या होता है? बहुत ही मतलब हाई डेंसली इनको क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। इस रॉड के ऊपर जैसे इस वायर को पूरे रोल किया गया है, ठीक है। इसको रोल क्यों किया गया अभी मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडर होता है। ये स्लाइडर स्लाइड करता है इस रॉड के ऊपर, और ये हमारा बी जो है ये आउटपुट है, ठीक। ये हमारा इनपुट रीजन है और ये हमारा आउटपुट रीजन है। तो रियोस्टैट की वर्किंग को थोड़ा सा समझते हैं कि रियोस्टैट काम कैसे करता है और रेजिस्टेंस को वेरी कैसे कराता है। देखिए स्लाइडर क्या होता है? ये इसके ऊपर मूव करके स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली? करंट जो है वो पॉइंट ए से एंटर कर रही है, ठीक है। हमारे जो चार्जेस हैं वो पॉइंट ए से एंटर किए और कुछ इस तरह से आए, और ये जहाँ पे रियोस्टैट इसको टच कर रहा है यहीं से ये, और ये जो स्लाइडर टच कर रहा है यहीं पे स्लाइडर से होते हुए ये पॉइंट बी से होते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया? स्लाइडर को थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, बढ़ा दिया। अब इस बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि ये जो इनपुट करंट है, सपोज ये करंट हमारी कुछ ऐसे आई, ये ब्लैक कलर की,
अब इसको क्या होगा ना, ये जो वायर है, अब देखिए ये वायर क्या है, ये स्ट्रेट वायर नहीं है कि ये सीधे ऐसे ट्रैवल कर जाए, ये वायर कैसे हैं, रोल हुए हैं। तो ये ऐसे घूमते हुए एक लंबा रास्ता लेते हुए करंट स्लाइडर तक पहुंची, फिर यहाँ आई और फिर यहाँ से बाहर निकली। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे ही हमने स्लाइडर को हल्का सा साइड किया तो ये जो लेंथ जो करंट ने इस मटेरियल में ट्रैवल की है, कोई भी रेजिस्टिंग मटेरियल हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई हो, तो जो भी लेंथ यहाँ पे करंट ने ट्रैवल की वो क्या हुई, वो लेंथ बढ़ गई। और लेंथ बढ़ गई इसका मतलब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रो एल बाय ए। सपोज अभी इनिशियली पहले एग्जांपल में हमने जो देखा था, जो ये रेड कलर से मैंने करंट को रिप्रेजेंट किया है, इसमें करंट ने कुछ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के अराउंड इस मटेरियल में ट्रैवल किया हो। और जो दूसरा एग्जांपल जब हमने स्लाइड कर लिया तो हो सकता है इसमें करंट ने कुछ 100 सेंटीमीटर ट्रैवल किया हो। तो 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में 10 गुने का अंतर है, यानी 10 टाइम्स का अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा इस केस में। तो ये इस तरीके से हमारा रियोस्टैट जो होता है काम करता है। कुछ नहीं है इसमें बस एक स्लाइडर है। स्लाइडर क्या करता है, वायर की लेंथ को मैनिपुलेट करता है। वायर मतलब जो यूज़ कर रहे हैं हम वायर। अब देखिए जो स्लाइडर के राइट साइड में जो भी वायर है ये अनयूज्ड वायर है, करंट डायरेक्टली आकर के स्लाइडर से होकर के निकल गई। और अभी हम इसको मैक्सिमम पे लेकर जाए तो ये पूरी वायर की लेंथ को यूज़ करते हुए फिर आउटपुट के एरिया में करंट आएगी। ठीक है। और रियोस्टैट का जो ये सिंबल होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और इसके ऊपर हम एक वेरिएबल सा एक एरो बना देते हैं कि ये रेजिस्टेंस की लेंथ को हम वेरी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। अब ये कुछ कॉमनली यूज सिंबल जो हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट, अब बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, पहले सर्किट थोड़ा समझ लेते हैं। सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सिस्टम या सेटअप जिसके थ्रू होते हुए करंट फ्लो कर रही है। हम अपने अप्लाइंसेस, सपोज मोबाइल फ़ोन हो गया या घर में जो भी चीज़ें होती हैं, टीवी हो गया, उसको एक सर्किट के थ्रू ही तो कनेक्ट करते हैं। एक हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, कनेक्शन होता है जो बिजली वाला आके पूरा सेटअप करता है, जिसका उसके थ्रू करंट फ्लो करती है। तो कोई भी ऐसा सेटअप या सिस्टम जिसके थ्रू करंट का फ्लो हो रहा हो उसे हम कहते हैं सर्किट। तो सर्किट में देखिए क्या क्या चीज़ होती है। अब इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहले आती है, ये इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बिल्कुल जिस तरह हमने पढ़ा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। अब अगर हम मल्टीपल इलेक्ट्रिक सेल्स ले लें, यानी कि मल्टीपल पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन को अगर लेकर हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है, ये एक बैटरी बन जाती है। फिर आती है हमारे पास प्लग की। प्लग की का मतलब जो हम घर पे स्विच यूज़ करते हैं जिस तरह का, देखिए ये प्लग की ओपन है, बीच का जो एरिया अगर वैकेंट है, मतलब खाली कोई डॉट नहीं है तो ये ओपन है। अगर यहीं मैं डॉट लगा दूँ तो बिल्कुल ये नीचे वाले की तरह हो गया, ये प्लग की क्लोज हो गई। तो प्लग की वही होती है जो घर में हम अपने स्विच बोर्ड को यूज़ करते हैं। वो क्या करती है, सर्किट को कनेक्ट करती है और ब्रेक करती है। अगर प्लग की हमारी ओपन है, अगर ये प्लग की कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब सर्किट ओपन है, और अगर ये प्लग की क्लोज्ड है इसका मतलब सर्किट बंद है। अब ये वायर जॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एक वायर गया, हमने बीच से एक जॉइंट ले लिया और ये कुछ जो हमें दिख रहा है ये कुछ है, इसका मतलब कि वायर ऐसे आया और ये ऊपर से निकल गया इसको बिना टच करते हुए। उसके बाद हमारे पास जो सिंबल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये रेजिस्टर का सिंबल है, ये सिंबल है रेजिस्टर का, और ये रियोस्टैट का सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टर जिसे हम कहते हैं। एमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, करंट आई। वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर और वोल्ट मीटर का हम यूज़ किस तरह से करते हैं सर्किट में, अभी हम इस सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अब हम आते हैं, देखिए कोई भी अप्लाइंस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सपोज हमारे सामने एक सर्किट है, ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है इसमें R1 R2 R3 ये तीन रजिस्टर लगे हैं, या जैसे हम कह सकते हैं 3 अप्लाइंस भी लगे हैं। तो दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, एक हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन में ही, एक स्ट्रेट लाइन में ही सारे अपने अप्लाइंसेस को जोड़ देते हैं। और दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो कॉमन टर्मिनल्स, अगर मैं दो कॉमन पॉइंट्स की बात करूँ, सपोज ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए बी के बीच में अपने अपने तीनों अप्लाइंसेस को जोड़ दिया है। यही सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस है। तो देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या हुआ बेसिकली। तो सीरीज और पैरेलल का मतलब देखिए ये हुआ कि यहाँ से सपोज देखिए हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो जैसे ही हमने कनेक्शन किया एक करंट आई फ्लो करना स्टार्ट हो गई। अब ये करंट जो होगी ना, ये आई जो करंट है ये सब में सेम जाएगी, यानी कि R1 में भी आई जाएगी, R2 में भी आई जाएगी, और R3 जो हमारा रजिस्टर है इसमें भी आई करंट जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रही। जितने चार्जेस निकले थे, सपोज अगर मैं बात करूं कि कुछ 3 कूलॉम चार्ज मैंने ऑब्जर्व किया एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जाते हैं, यानी 3 एम्पियर की करंट है, अगर 1 सेकंड में 3 कूलॉम चार्ज जाते हैं। तो जो चार्जेस यहाँ से पास हुए, जो चार्जेस मैंने देखे कि जितने चार्जेस जो थे 0.1 से पास हो रहे हैं,
वही चार्ज 0.2 से भी पास हो रहा है और वही चार्ज 0.3 से भी पास हो रहा है और वही 0.4 से पास हो रहा है, यानी कि सारे रजिस्टर में करंट जो होगी बिल्कुल सेम जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं तो 0.1 से 0.2, अब देखिए एक चीज़ हमने बहुत पहले पढ़ी जब हमने करंट की डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो ये थी करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, V1 का पोटेंशियल क्या है, सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्या होगा V2 का पोटेंशियल, उससे कम क्या होगा V3 का पोटेंशियल और उससे कम क्या होगा V4 का पोटेंशियल। तो अगर हम ध्यान दें इस R1 रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, R2 के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और R3 के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सपोज R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अगर मैं उसको नाम देता हूँ V1, R2 के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को V2 और R3 के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को V3, तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू क्या आ रही है V, राइट। जितना भी नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही तो बैटरी सप्लाई कर रही है, बैटरी का जो पोटेंशियल यूज़ करना है सब। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखिए अगर पहली चीज़ हम ये कॉम्बिनेशन पढ़ के रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि ये जो R1, R2 और R3 जो ये 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, हमें इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि हमें एक ऐसी सर्किट चाहिए, सपोज एक ऐसी सर्किट चाहिए हमें जिसमें एक सिंगल रेजिस्टर इन तीनों रेजिस्टेंस का काम कर सके, यानी कि सेम करंट आई फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका रेजिस्टेंस क्या है R है, ठीक। यानी कि R1, R2, R3 को हमने क्या किया, R1, R2 और R3 को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह पे एक ऐसा रेजिस्टर लगा दिया जिसकी वैल्यू R है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमसे कोई पूछे कि ये जो ऊपर ये जो सर्किट बनी हुई है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट सब में सेम जा रही है लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है, VI। तो ओम्स लॉ से हम सबको पता है V = IR होता है। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 अपॉन R1, V2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 अपॉन R2 और V3 की वैल्यू क्या आएगी, I3 अपॉन R3। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे I1, I2, I3 जैसा कुछ नहीं है, ये तीनों I है। यहाँ पे क्या है, I1 = I2, I1 मतलब रजिस्टर R1 में जाने वाली करंट, I2 मतलब रजिस्टर R2 में जाने वाली करंट और I3 मतलब रजिस्टर R3 में जाने वाली करंट। तीनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी I R1, V2 की वैल्यू I R2 और V3 की वैल्यू I R3 और ये नेट आएगा I R, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब में I कट गया, हमारे पास बचा क्या, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन की अगर बात करता हूँ तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर 3 रजिस्टर मैंने R1, R2, R3 लगाए हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आएगी क्योंकि ऐड अप हो रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अब मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एमीटर का यूज़ कैसे करें। यहाँ पे हम हमने देख लिया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आता है R नेट, अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, तीनों रजिस्टर को R1, R2, R3 को हटा के एक कॉमन रजिस्टर मतलब एक सिंगल रजिस्टर R लगाएं, तो उस R की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है ये I फ्लो कर रही है, ओके। पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन के बारे में, तो पैरेलल कनेक्शन में हमें साफ दिख रहा है कि जैसे करंट क्या होते हैं, चार्जेस की वजह से ही तो फ्लो होती है। तो अब जैसे चार्जेस जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचेंगे, यहाँ पे चार्जेस को 3 रास्ते दिख रहे हैं, एक R1 का, एक R2 का, एक R3 का। तो सपोज R1 में I1 करंट गई, R2 में I2 करंट गई और R3 में क्या गई, I3 करंट गई, ठीक। और यहाँ पे फिर तीनों से वही सेम करंट निकली और वापस आके मिल करके वापस I बन गई। तो जितनी करंट गई उतनी करंट वापस आ गई, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, करंट जो है वो डिवाइड हो रही है, यानी कि I1 प्लस I2
सीरीज में हमने देखा था पोटेंशियल डिवाइड होता था और यहाँ पे करंट डिवाइड होती है, I1 + I2 + I3 की वैल्यू I के इक्वल आती। अब यहाँ पे पोटेंशियल का क्या मतलब, देखो ये जो V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ये किसके A और B पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं सारे रजिस्टर। तो हमें पता है दो पॉइंट के बीच में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि AB के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। अब R1 भी AB के बीच में लगा हुआ है, R2 भी AB के बीच में लगा हुआ है और R3 भी AB के बीच में लगा हुआ है। तो यानी AB के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V होगा, सेम होगा तीनों में। यानी कि अगर मैं R1 के अक्रॉस बोलूँ V1, R2 के अक्रॉस बोलूँ V2 और R3 के अक्रॉस बोलूँ V3 पोटेंशियल ड्रॉप है, तो हम यहाँ पे ये पाएंगे V1 = V2 = V3 = V आ गया। ठीक है, तो अगर हम एक इक्विवेलेंट सिस्टम यहाँ पे भी बनाएं जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था कि हमें R1, R2, R3 को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टर लगाना है। हमें क्या लगाना है, हमें एक सिंगल रेजिस्टर लगाना है जिसमें कि सेम करंट फ्लो हो और सेम बैटरी का हम यूज़ कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, देखिए ओम्स लॉ अगर हम यूज़ करें तो हमें पता है कि I = V/R होता है। ठीक, तो I1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, V1/R1 रजिस्टर 1 के लिए, प्लस V2/R2 रजिस्टर 2 के लिए I2 और प्लस V3/R3 रजिस्टर 3 के लिए। तो ये हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला V/R नेट। अब हमें पता है V1, V2, V3 और V सब सेम है, तो ये सब कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में बचा क्या है, एंड में बचा कि 1/R नेट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये सारी चीज़ें इस केस में बची। तो ये हमारा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल के केस में। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, आप मल्टीपल वैल्यूज़ लेके ट्राई भी कर सकते हैं, वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा, सपोज मैंने एक एग्जांपल ये देता हूँ, सपोज मैंने एक 100 ओम का रेजिस्टर लिया है और बाकी दो रेजिस्टर हैं वो 50-50 ओम के हैं। तो आप आँख बंद करके ये बता सकते हैं कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ना वो सबसे कम वाले से भी कम आएगा। यानी सबसे कम वाला इस केस में कौन सा है, 100, 50, 50, 50 सबसे कम है। ठीक, तो 50 से भी कम जो आपका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इस केस में आएगा आपका। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, R1, R2, R3 में जो भी सबसे कम होगा उससे भी कम हमारा R नेट की वैल्यू आएगी। सीरीज में क्या होता था, R1, R2, R3 में जो सबसे ज़्यादा होता था उससे भी ज़्यादा आता था, यहाँ सबसे कम से भी कम वाला आएगा। तो अब बात करते हैं कि घर में हम अपने अप्लाइंसेस को जोड़े कैसे। जो हमारे घर के अप्लाइंस हैं उनको सीरीज़ में जोड़ा जाए या पैरेलल में जोड़ा जाए, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा चलते हैं अपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पास। सपोज़ ये R1 क्या है, मान लीजिए R1 मतलब टीवी, R2 मतलब हमने कोई लाइट लगाई हुई है, ठीक, R3 मतलब वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो हमने टीवी, लाइट और वॉशिंग मशीन को क्या किया है, हमने सीरीज़ में जोड़ा है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइट बल्ब जो हमारा है, ये जो लाइट लगी है, अगर ये क्या हो, ये फ्यूज़ हो जाए, तो यानी कि R2 के अक्रॉस फ्यूज़ हो गई, मतलब यूज़लेस हो गई, मतलब उसके थ्रू करंट अब पास नहीं कर रही है। फ्यूज़ होने का मतलब यही है। तो अगर R2 के अक्रॉस करंट नहीं पास करेगी, इसका मतलब सर्किट क्या हो गई, सर्किट तो ब्रेक हो गई। और सर्किट ब्रेक होने की वजह से हमारे जो अप्लाइंसेस सही चल रहे थे, जैसे कि टीवी और वॉशिंग मशीन, हम उनको भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो हम अपने अप्लाइंसेस को सीरीज़ में तो नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं कि पैरेलल का केस क्या है। सपोज R1 क्या माने हमने, R1 को माना हमने टीवी, ठीक है, R2 को भी माना हमने लाइट और R3 को हमने माना वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही केस लेते हैं। सपोज हमारी लाइट फ्यूज़ हो गई, यानी R2 के अक्रॉस करंट जो पास होना है वो बंद कर गई, वो पास, यानी I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी जो सर्किट है वो कंप्लीट है। अभी जो देख रहे हैं हम R3 के लिए जो सर्किट है वो कंप्लीट है, यहाँ से करंट जो है फ्लो कर रही है, कोई रुकावट नहीं है इसमें। यानी कि I3 की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, 0 नहीं हुई। I1 की भी वैल्यू की बात करें तो 0 नहीं हुई। इसका मतलब पैरेलल में एक अप्लायंस ख़राब होने के बावजूद हमारे बाकी के अप्लायंसेस चलते रहेंगे, बाकी के अप्लायंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नॉर्मली हम घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में ही होते हैं, जो हमारे कनेक्शंस होते हैं। और अब बात आती है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर को यूज़ कैसे किया जाए। देखिए, कनेक्शन हम दो जान गए अभी कि चीज़ें सीरीज़ और पैरेलल में हम यूज़ करते हैं। हम जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनको क्या करते हैं, उनको या तो सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ मतलब एक लाइन में लगाएंगे, और पैरेलल का मतलब दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में एक और कनेक्शन लेकर के हम वहाँ पे लगा देंगे। तो एम मीटर को हम सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं इस कनेक्शन। देखिए, सीरीज़ का मतलब हो गया कि हम इस एम मीटर को कहीं भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, या यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, या इस तरफ लगा दिया।
तो पहले हम देखते हैं एमीटर को अगर हमने सीरीज़ में लगाया तो क्या होगा। एमीटर देखिए करता क्या है, एमीटर का सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एमीटर का जो यूज़ है वो है क्या। एमीटर का यूज़ है, एमीटर करता है करंट मेजर करने का काम। तो हमने ये लिया एमीटर और इसको यहाँ कहीं लगा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए सीरीज़ में जो है ये करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ये हर जगह से आई करंट गई, तो इस एमीटर से भी आई करंट जाएगी। तो एमीटर से अगर आई करंट गई तो हमें ये क्या रीडिंग देगी, हमें यही तो बताएगी ना कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो हमारा मिशन अचीव हो गया, यानी कि एमीटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, एमीटर को हम सीरीज़ में यूज़ करेंगे। अब इस एमीटर को हम उठा के कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी, मतलब इस पूरी सर्किट में हम कहीं भी लगा सकते हैं। मैं इवन चाहूँ तो एमीटर को ऐसे लगा दूँ, ठीक है, किसी भी तरीके से मैं इस एमीटर को लगा सकता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि एमीटर को सीरीज़ में लगा देंगे तो हमें करंट की प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैं देखना चाहता था, मैंने एमीटर को लगा लिया पैरेलल में कुछ इस तरह से, ठीक है। पैरेलल में किसके साथ, सपोज R1 के साथ, ठीक। अब एक और चीज़, हाँ, ये सीरीज़ और पैरेलल डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ एमीटर के केस में। कि इस एमीटर को, अब ये एमीटर देखिए ये सीरीज़ में लगा हुआ है। सीरीज़ में हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एडअप होता है, यानी कि इसमें नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। नेट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम देखेंगे आर नेट की वैल्यू क्या आएगी सीरीज़ में, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस हम देखना है कि एमीटर भी सीरीज़ में लगा हुआ, तो एमीटर का रेजिस्टेंस RA। अब देखो रेजिस्टेंस एमीटर की वजह से बढ़ गया तो ये तो अच्छी बात नहीं है, यानी कि एमीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, एमीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो वो करंट पे इम्पैक्ट डाल सकता है, यानी कि अभी करंट थी 2 एम्पियर, हमने एमीटर लगा दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया और उसकी वजह से करंट की वैल्यू हो गई 1.5 एम्पियर। तो ये तो अच्छी बात है नहीं, हमें तो 2 एम्पियर मेजर करना था, हम मेजर क्या कर रहे हैं 1.5 एम्पियर, और सर्किट में करंट भी कम हो गई। करंट कम हो गई इसका मतलब सर्किट की पावर भी कम हो जाएगी। तो एमीटर का रेजिस्टेंस जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। तो अब हमने बात की थी, देखिए एमीटर को हम क्या करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे एमीटर को पैरेलल में लगाना। तो सपोज हमने इस R1 के साथ हमने एमीटर को पैरेलल में लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा ये जो करंट आई फ्लो कर रही है, देखिए R2 से अभी भी आई जाएगी। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे करंट आई डैश और आई ए हो जाएगी, यानी कि एमीटर से भी होके कुछ करंट जाएगी और R1 से होके भी कुछ करंट जाएगी। अब एमीटर के बारे में हमें पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब करंट वही पाथ चुनेगी जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन रेजिस्टेंस 0 होने का क्या मतलब है, इसको अगर समझा जाए तो अगर मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। मान लो हमारा जो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वो क्या है, 5 है, ठीक है। और I अभी हम निकालेंगे और R की वैल्यू 0 आ गई, यानी यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें I की वैल्यू क्या मिली, I की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो 5/0 मिल रही है, यानी कि I की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई। तो इतना ही ज़्यादा करंट जब फ्लो करेगी हमारे एमीटर से, तो हमारा जो एमीटर के जो कॉइल्स हैं, जो एमीटर की जो सर्किट है, ये क्या होगी, सर्किट क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए हम एमीटर को क्या करते हैं, पैरेलल में नहीं यूज़ करते हैं। एमीटर को हम पैरेलल में इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। अगर हमने पैरेलल में लगा दिया तो सारी की सारी जो भी करंट होगी वो एमीटर से होकर के निकल जाएगी, राइट। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वोल्ट मीटर के यूज़ की अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम होता है। दो कॉमन पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में हम कोई भी और डिवाइस लगा देंगे। सपोज़ मैंने क्या किया, एक और पैरेलल कनेक्शन लिया और यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दिया, तो मैं क्या देखूँगा कि जो पोटेंशियल मैं बाकी केस में देख रहा था, यानी जो R1 R2 R3 के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप मैं देख रहा था, वही पोटेंशियल ड्रॉप इस चौथे डिवाइस में भी दिखेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि हमें सेम वोल्टेज मिले। हमें यहाँ पे R1 R2 R3 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, सपोज V अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हमें वो रीडिंग देगा, V की रीडिंग देगा। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, ठीक। अब वोल्ट मीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए करंट क्या है यहाँ पे, I1 I2 और I3 में क्या हो रही थी, करंट ब्रेक हो रही थी हमारी,
ये जो करंट है ये I1 I2 I3 में ब्रेक हो रही थी। अब वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया तो करंट को एक चौथा रास्ता मिल गया। तो सपोज यहाँ पे जा रही है करंट हमारी IV, ठीक। अब वोल्ट मीटर को करंट से क्या मतलब, अब वोल्ट मीटर लगाने से अगर हमारे सर्किट के जो बाकी अप्लायंस है उसमें अगर करंट कम जाने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो बुरी बात है। वोल्ट मीटर को करंट की ज़रूरत ही नहीं है, वोल्ट मीटर को सिर्फ पोटेंशियल मेजर करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें IV की वैल्यू क्या चाहिए, 0। IV की वैल्यू क्या चाहिए, नियर टू 0 चाहिए। तो हम जानते हैं V = IR होता है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर वाली सर्किट में इसको लगाएं तो V = IV इंटू हम देखेंगे R। तो IV की वैल्यू क्या है, 0, ठीक। तो IV की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब हम क्या पाएंगे, जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का वो क्या है, IV/V। V की कुछ वैल्यू है तो ये कुछ ये कुछ इस तरह से आएगा, R की वैल्यू हमारी आएगी V/IV, इसमें हमको पता है IV की वैल्यू 0 है तो ये V/0, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो कुछ इनफाइनाइट आ रही है। हमारा जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इसीलिए ज़्यादा होता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वोल्ट मीटर का, करंट की वैल्यू वोल्ट मीटर में उतनी कम होगी। तो रेजिस्टेंस अगर सपोज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक नॉन कंडक्टर की तरह वोल्ट मीटर बिहेव करता है कि वो अपने थ्रू करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मेजर करने का काम करता है। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में यूज़ करते हैं, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ हम समझ गए होंगे। और अगर इसी की जगह मैं अगर यही सर्किट लूँ, सपोज इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा देता हूँ। ये लिया मैंने वोल्ट मीटर, जस्ट अ मिनट, ये मैंने वोल्ट मीटर लिया और वोल्ट मीटर को सीरीज़ में R2 के साथ लगा दिया, कुछ इस तरह से। तो अब क्या हुआ, देखो हमें ये पता है कि जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है यानी RV, अगर मैं इस RV की बात करूं तो इस RV की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ये जो R2 प्लस ये और ये जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा मिलेगा, R2 रेजिस्टर और ये जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे सीधे, देख रहे हैं हम सीरीज़ में लगा हुआ है R2 के क्रॉस। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ये जो सर्किट हो जाएगा, ये जो I2 वाला पाथ है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम देखें V = I2 इंटू R। अब R इस केस में क्या है, V = I2 इंटू ये R2 प्लस RV, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नियरली इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि V/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 ही होगा। तो यानी कि हमें करंट यहाँ पे मिलेगी 0, करंट का कोई फ्लो ही नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि हम वोल्ट मीटर को लगाएं और वोल्ट मीटर में जो करंट जा, मतलब वोल्ट मीटर क्या करे, किसी अप्लायंस के करंट को ही ब्लॉक कर दे। तो वोल्ट मीटर का ये भी सही तरीका नहीं है मतलब यूज़ करने का। तो वोल्ट मीटर को हम सिर्फ पैरेलल में यूज़ करते हैं और एम मीटर को हम किस में यूज़ करते हैं, सीरीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है और कोई इम्पैक्ट नहीं करती। और एम मीटर को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो हमारी सर्किट क्या होगी, शॉर्ट कर जाएगी। वहीं वोल्ट मीटर को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो वो सही काम करता है, और वोल्ट मीटर को अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो वो करंट का फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्किट का। तो ये था हमारा कि हम एम मीटर और वोल्ट मीटर को यूज़ कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी सर्किट में पावर के बारे में। तो पावर का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये देखें, देखिए हमने अपने घरों, मतलब हमने कई बार बल्ब वगैरह खरीदा दुकान में जाकर के। तो हम बल्ब कैसे खरीदते हैं, कहते हैं भैया 10 वॉट का एलईडी बल्ब दे दो, या आजकल तो एलईडीज आती हैं। पहले के टाइम में क्या आता था, टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब आता था जो 100 वॉट का होता था। तो 100 वॉट मतलब हम ये कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो आज हम 10 वॉट या 5 वॉट की एलईडीज तक यूज़ करते हैं, मतलब घर में कॉमनली देखते हैं, जो कि बहुत ही कम पावर कंज्यूम कर रही है। तो ये 10 वॉट 5 वॉट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पावर का मतलब क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम और डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी में पावर का मतलब, ठीक है। तो पावर की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल,
और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यही जूल पर सेकंड को हमने क्या दिया, जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उनके नाम पे हमने इसको रख दिया वॉट, जेम्स वॉट। अब 10 वॉट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए 10 वॉट लिखा है, तो 10 वॉट का मतलब यही हो गया कि 10 जूल पर सेकंड। यानी कि ये जो हमारा बल्ब है, अब 10 वॉट की रेटिंग का मतलब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ये जो हमारा बल्ब है ये 10 जूल पर सेकंड की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो अब देखते हैं ये सर्किट में, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये पावर के पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये जो ताकत की हम बात कर रहे हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो देखिए हम बल्ब को क्या लाते हैं, हमने क्या बल्ब को लिया और अपने बल्ब को अपनी सर्किट में ला के यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है, सपोज 2 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और हमें ये पता है कि हमने इस बल्ब को एक सर्किट में कनेक्ट किया है जिसमें हमने 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है। तो इस बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो 5 वोल्ट का है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यानी कि एक यूनिट चार्ज पे 5 जूल का वर्क किया जा रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 जूल पर कूलॉम। यानी एक यूनिट चार्ज पे ये बल्ब है, ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा ना, राइट। तो एक यूनिट चार्ज पे हम क्या कर रहे हैं, हम 5 जूल का वर्क कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे बात करें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, हर सेकंड में 2 कूलॉम करंट फ्लो कर रही होगी, यानी 2 कूलॉम पर सेकंड, 2 कूलॉम चार्ज जो है हर सेकंड इस एरिया से होते हुए पास करते होंगे, यानी 1 और 2 से। अब करंट जो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, इसका मतलब 1 का जो पोटेंशियल है वो क्या है, हाई है, और 2 का जो पोटेंशियल है लो है, तभी तो ये मूवमेंट हो रहा है। तो 1 से 2 जाने में हमने देखा 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में 2 कूलॉम चार्ज गए, और जो हमारे रेजिस्टर के अगेंस्ट जो वर्क कर रही है बैटरी, वो क्या कर रही है, वो हर कूलॉम चार्ज के लिए, हर कूलॉम चार्ज मतलब हर यूनिट चार्ज के लिए 5 जूल वर्क कर रही है। तो 2 कूलॉम चार्ज पे कितना वर्क करेगी, 2 × 5। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब हम यहाँ से जो पाएंगे जो चीज़ वो ये होगी, देखिए 2 कूलॉम पर सेकेंड इंटू 5 जूल पर कूलॉम। तो हम यहाँ से पाएंगे 10 जूल पर सेकेंड। अब ये जो 10 जूल पर सेकेंड हमें मिला, इसी को तो हम बोलते हैं 10 वॉट। तो 10 वॉट का मतलब क्या है, यही है 10 वॉट का मतलब यही है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने देखिए इस चीज़ पे अगर ध्यान दें, ये जो मैंने पावर की बात की, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक। तो इस केस में मैंने देखा कि इस सर्किट में क्या हो रहा था, ये जो सर्किट अभी हमने अज्यूम की थी जिसमें 2 वोल्ट का बैटरी लगी थी और 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी V × I। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया गया। ये पावर डिसिपेटेड भी हो सकती है, देखिए ये पावर क्या है, ये एग्जैक्टली अब मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि ये जो चार्जेस 0.1 से 0.2 जा रहे हो, हमें इनकी एनर्जी में ऐसा कोई लॉस नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये पता है 1 जो है हायर पोटेंशियल पे और 2 जो है वो लोअर पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आने पे कुछ तो लॉस हो रहा होगा। अब वो लॉस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो लॉस क्या हो रहा है, वो लॉस इस बल्ब को जलाने में जा रहा है। वो लॉस ऐसा नहीं है कि वो लॉस ये रजिस्टर या ये जो भी हमारा डिवाइस लगा हुआ है ये खा जा रहा है, ये उसको किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास एक स्पीकर होता, तो वो स्पीकर क्या करता, वो स्पीकर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता। उसी की जगह अगर हमारे पास एक फ़ैन होता तो वो फ़ैन क्या करता, वो फ़ैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता, जैसा कि ये बल्ब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल यही फिनोमेना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि पावर की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते थे, तो पावर की वैल्यू यही तो है वर्क डन अपॉन टाइम, और इसको हम VI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P = VI। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें P = VI, तो V = हम IR भी लिखते हैं, तो यानी कि हम इसको IR × I लिख सकते हैं।
तो इसको हम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पावर के दो फॉर्मूले मिल गए, एक मिल गया वी आई और दूसरा मिल गया आई स्क्वायर आर। तो अब हम किसी भी अप्लायंस, मतलब अगर हमसे पूछा जाए किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें जो पावर कंजम्पशन निकालना है कि वो रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है या वो डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम न्यूमेरिकल भी अभी कई सारे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ ये देख लेते हैं। तो पावर हमारी जो ये आई थी, हमने देखा कि पावर की जो यूनिट थी वो वॉट में थी, राइट। वॉट में हो सकती है, किलो वॉट में हो सकती है। लेकिन जब हम बिजली का बिल देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बिजली का बिल देख रहे हैं, तो बिजली के बिल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ किलो वॉट आवर्स लिखा हुआ है, किलो वॉट आवर। अब किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ, किलो वॉट तो समझ में आता है, किलो वॉट का मतलब हो गया 1000 वॉट, ठीक है। अब किलो वॉट आवर का मतलब क्या हो गया, किलो वॉट इंटू, किलो वॉट क्या है, किलो वॉट जो है ये पावर की यूनिट है, आवर क्या है, टाइम की यूनिट है। तो पावर क्या होती थी, पावर का मतलब होता था कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम की। अगर हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अभी हमें सिर्फ पर सेकंड की एनर्जी कंजप्शन पता है। सपोज मैं आपको बता दूं कि 10 वॉट है, एक बल्ब है वो 10 वॉट का है, उसको मैंने क्या किया, 10 सेकंड के लिए चलाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हर सेकंड 10 वॉट कंज्यूम करता होगा। तो वो 10 सेकंड में कितना कंज्यूम करेगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 वॉट कंज्यूम करेगा। तो उसी तरीके से किलो वॉट आवर हमारी ये एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट है। तो अब इसको समझते हैं, किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है। देखिए, किलो वॉट का मतलब हो गया 1000 वॉट, और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यानी 1000 जूल पर सेकंड, और आर का मतलब क्या हो गया, 3600 सेकंड। तो 1 किलो वाट आर को हम दिखा सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 किलो वाट का आर का मतलब हो गया कि हमने इतनी एनर्जी कंज्यूम की। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, 1 किलो वाट। अब घर में हमारे घरों में जो भी बिजली का बिल आता है ना, वो कितना करंट यूज़ किया या कितने वोल्टेज पे आपकी सर्किट ऑपरेट कर रही है, इन सारी चीज़ों पे नहीं आता। वो इस चीज़ पे आता है कि हम कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये उसी की यूनिट है। दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर मेजर्ड। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और बेटर वे में समझना चाहें तो उसके लिए मेरे पास ये एक टेबल है किलोवाट आवर कैलकुलेट करने के लिए। सपोज़ हमारे घर में एक टीवी है, बाकी सारे डिवाइस का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं टीवी का आपको समझा देता हूँ, जो कि 0.05 किलोवाट कंज्यूम करती है चलने के लिए। क्योंकि टीवी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, आप स्विच ऑन करते हो, करंट फ्लो करती है, तो वो करंट जो होती है आपकी तरीके से कुछ इमेजेस वगैरह में कन्वर्ट होती है, तो वो एनर्जी जो होती है कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होती है कुछ करके। तो सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो ये 50 वॉट कंज्यूम कर रही है। 50 वॉट मतलब 50 जूल पर सेकंड जब वो टीवी चल रही है। अब मैंने इस टीवी को क्या किया, हर रोज़ 5 घंटे चलाया, एक दिन में 5 घंटे चलाया, तो 30 दिन में यानी एक महीने में मैं 150 घंटे इस टीवी को चला रहा हूँ। 150 घंटे मैं इस टीवी को एक महीने में चला रहा हूँ। तो 150 घंटे को अगर मैं इस 0.05 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.05 किलोवाट से अगर मैं इस 150 घंटे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.5 किलोवाट आवर। 7.75 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, इसको मैं जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किलोवाट का मतलब होता है 1000 जूल पर सेकंड, आर का मतलब हो गया 3600 सेकंड। तो इसको इंटू 1 किलो वाट आवर का मतलब अभी हमने पढ़ा था, 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक। तो 7.5 किलो वाट आवर का मतलब क्या होगा, 7.5 को हम 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विल गेट कि कितने किलो वाट आवर का कंजम्पशन हमारे इस डिवाइस ने किया है। तो अब हम बिजली का बिल देखने के बाद घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितना कंजम्पशन किया है, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, देखिए सपोज इसको हम रेजिस्टर नहीं मानते, इसको हम क्या मानते हैं कि सपोज ये कोई डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, सपोज एक बल्ब लगा है और ये बल्ब का रेजिस्टेंस, हर डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्या हुई, जब हमारी करंट आई, करंट मतलब देखिए करंट की डायरेक्शन जो होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन हम एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो यानी कि हम माने एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया या फिर एक पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया, दोनों बातें की है,
मतलब हम एक ही बात मान सकते हैं ना एक टाइम पे। तो ये हमारा सिर्फ एजम्पशन है कि इधर से इधर एक पॉजिटिव चार्ज गया, जो कि असली में होता नहीं है, होता तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो है, लेकिन हमने एज्यूम किया ऐसा कि इधर से इधर एक पॉजिटिव चार्ज गया करंट की डायरेक्शन को आसानी से समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए ये कुछ चार्जेस है, ये आए और यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है, जैसे ये रेजिस्टेंस के अंदर आए, ये रेजिस्टर के अंदर आए, ये क्या किए, इनके एटम से ये कोलाइड करने लगे और फिर ये यहाँ से निकले। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो ये जो चार्जेस हैं इन्होंने क्या किया, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, कुछ इनकी एनर्जी का लॉस हुआ। अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, एनर्जी का लॉस जो हुआ इसको हम हीट कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। ये प्रोड्यूस क्यों हुई, ये प्रोड्यूस हुई इस रेजिस्टर की वजह से। इसने क्या किया, देखिए जैसे ये चार्जेस यहाँ से पास हुए तो ये जो हैं इस रेजिस्टर के अंदर के एटम्स जो हैं वो जिस तरह से भी अरेंज्ड है उनसे टकराए। अब रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि टक्कर इतनी ज़्यादा हुई कि उन टक्कर की वजह से अब जो एटम्स, देखिए पहली चीज़, किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एकदम स्टेशनरी और स्टेबल होते हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जैसे कोलिजन से एटम्स में भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रॉन्स अच्छी खासी स्पीड से आए और या कोई भी चार्ज आया वो एटम से आके टकरा रहा है, तो एटम्स में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो वो एटम्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और ये वाइब्रेशन क्या होता है, ये हीट जनरेट करता है। तो ये हीट जनरेशन, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है किसी भी बॉडी में तो हीट जनरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या हुआ, हीट जनरेट हुई और ये चार्जेस जो हैं इस रेजिस्टर से होकर निकल गए। तो इन्होंने जो एनर्जी लॉस की, यानी कि जो हीट एनर्जी, जो एनर्जी लॉस हुई वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, किसी भी डिवाइस में मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने, जूल ने। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू जूल ने बिना किसी कंफ्यूजन के I²RT इन्होंने मेंशन की कि जो हीट एनर्जी, जब भी हम करंट फ्लो करवाते हैं तो किसी भी रेजिस्टर से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अब ये हीट एनर्जी ये बल्ब को पावर करने में भी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे बल्ब लगा होता तो वो बल्ब जल जाता। ठीक है, अभी यहाँ पे बल्ब नहीं लगा, यहाँ पे हम मान रहे कि एक रेजिस्टर, एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस कुछ हाई है, जिसमें हीट जनरेट होती है करंट के फ्लो की वजह से। तो जूल ने कहा इसकी वैल्यू I²RT है, तो इसको हम क्या कहिए, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो जूल ने हमें क्या बताया कि जो ये हीट जनरेट हुई इसकी वैल्यू क्या है, I²RT। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। हमें पता है कि IR की वैल्यू क्या होती है, V होती है। तो यानी हीट की वैल्यू क्या हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं IR इंटू I इंटू T। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, VIT। ठीक है, सिमिलर। और अगर हम ध्यान दें, VI क्या है, ये आपकी पावर है और ये हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर का मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड और टाइम आपका सेकंड में है। तो यहाँ पे पावर इंटू टाइम को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमें ये पता चल गया कि इस अप्लायंस ने, सपोज इस अप्लायंस की अगर पावर 10 वाट है, वही जो मैंने आपको पहले समझाया था, अगर 10 वाट इसकी पावर है और अगर इस अप्लायंस को हमने 6 सेकंड के लिए ऑपरेट किया तो यानी कि वो 60 जूल, 10 वाट अगर पावर है तो इसका मतलब 10 जूल पर सेकंड ये एनर्जी कंज्यूम करता होगा। और इसको अगर मैंने 6 सेकंड के लिए अप्लाई किया, 6 सेकंड के लिए ऑपरेट किया, तो 10 जूल इंटू 6 सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो यानी 60 सेकंड का, 60 जूल का एनर्जी कंजम्पशन ये डिवाइस कर रहा है 6 सेकंड में। तो अब हम किसी भी सर्किट का, हमें कोई भी सर्किट दिया हो, अगर हमें जो प्रॉपर टर्म्स हैं वो उनके बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में, सपोज आई हो गया या करंट हो गई या रेजिस्टेंस हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि कितने टाइम तक उस सर्किट को ऑपरेट किया गया, तो हम H = I²RT या H = VIT, इन दो फॉर्मूलाज के हेल्प से हम उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। और इस पे अभी मैं मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आते हैं यहाँ पे, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब एक तरीके से उनका जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस चीज़ को पढ़ लिया।
थोड़ा देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए हीट प्रोड्यूस होना किसी भी सर्किट में अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार उस हीटिंग के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम इलेक्ट्रिक आयरन को ही माने, तो इलेक्ट्रिक आयरन की देखिए ये जो बेस सोल प्लेट होती है कुछ इस तरह से होती है जो कपड़े को प्रेस करती है। अब इसके नीचे हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है। ये जो हीटिंग एलिमेंट आप देख रहे हैं ये किसका बना होता है? ये नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक एलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब एलॉयज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए हीटिंग के केस में हम एलॉय क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल वायर्स होते हैं ना, अगर मैं कॉपर की बात करूँ, तो इन सब का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं होता। ये उतने ज़्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उतने ज़्यादा टेम्परेचर को ये झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। जब भी हम हीटिंग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एलॉय का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी सोल प्लेट होती है उस पर कुछ इस तरह से ये नाइक्रोम का वायर जो होता है कनेक्टेड होता है। तो इसमें जब हीट ट्रांसफ़र, इसमें जब करंट ट्रांसफ़र होती है तो ये नाइक्रोम का वायर बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, और ये हमारा मटेरियल होता है जो आयरन का बेस होता है, ये इसको हीट अप कर देता है। लेकिन इस हीट के साथ साथ करंट भी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको और एक क्लियर पिक्चर देने के लिए मैं आपको एक अच्छी फ़ोटो दिखाता हूँ इसकी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा नाइक्रोम का वायर गया है इसके अंदर। ये जो कोटिंग दिख रही है ना, ये कुछ इस तरह से ये जो कोटिंग गई हुई है, ये क्या है? नाइक्रोम का वायर गया है इसके अंदर। किसका? नाइक्रोम। अब ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ये नाइक्रोम का वायर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो इसमें करंट भेज सकता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें करंट नहीं आती है। जो हमारा जो आयरन का जो बेस होता है, जो हम प्रेस यूज़ करते हैं कपड़ा चमकाने के लिए एक तरीके से, तो उसमें हम देखते हैं बॉटम एरिया में करंट नहीं आती है। वो करंट नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो नाइक्रोम का वायर है ये एक माइका इंसुलेशन में ट्रैप्ड है। मतलब माइका इंसुलेशन इसके चारों तरफ से हमने किया हुआ है। ये माइका इंसुलेशन हमने क्यों किया है? अब माइका एक ऐसा मटेरियल है जो हीट का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन करंट के लिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि करंट का जो ट्रांसफ़र होता है वो नाइक्रोम से जो हमारी बेस प्लेट होती है उसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र अच्छे से होता है। तो जिसकी तरफ से बेस प्लेट क्या होती है, हीट अप हो जाती है और हम कपड़ों को प्रॉपर से प्रेस कर पाते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक आयरन की फंक्शनिंग थोड़ी सी, कि किस तरह से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ करके इलेक्ट्रिक आयरन को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर्स आते हैं। जो हीटर हो गए, इसमें भी ये जो वायर होते हैं, हमने इस तरह के हीटर देखे होंगे, कुछ लोगों ने खाना भी बनाया होगा इस तरह के हीटर पे। ये भी नाइक्रोम का बना होता है, ये भी हीट करता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भगोना रखते हैं, तो वो भगोना क्या होता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी बॉयल कर सकते हैं या कुछ भी हम खाना बना सकते हैं एक तरीके से उस हीट का यूज़ करके। ये जो वायर होता है मतलब नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम वाले का। एंड कमिंग ऑन टू दिस बल्ब। अब बल्ब में क्या होता है, देखिए ये जो ग्लास की कवरिंग है, ये क्या है? ये ग्लास की कवरिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन वगैरह फिल्ड होती हैं, ठीक। अब ये आपका जो है, दिस इज योर टंगस्टन फिलामेंट। अभी जैसे नाइक्रोम क्या करता था, नाइक्रोम जिससे जब करंट पास होती थी तो नाइक्रोम क्या करता था, वो हीट अप हो जाता था। यहाँ पे टंगस्टन क्या करता है, यहाँ पे टंगस्टन जो होता है ना, जैसे यहाँ पे करंट पास हुई, सपोज यहाँ से करंट पास हुई, यहाँ पे हमने क्या किया, इस बल्ब को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे करंट आई और ये इस बल्ब से होते हुए ऐसे पास हुई और यहाँ से होते हुए निकल गई, ठीक। तो जैसे ही करंट जो होगी इस टंगस्टन फिलामेंट से होते हुए पास करेगी, ये टंगस्टन फिलामेंट क्या करने लगेगा, हीट अप होगा, और ये हीट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइट अप हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। हमने 100 वाट के बल्ब, हमने जो बड़े बड़े बल्ब आते थे पहले, जो आज से मतलब 6-8 साल पहले बहुत कॉमन हुआ करते थे, आज के टाइम में हमें वैसे बल्ब देखने को नहीं मिलते क्योंकि एलईडी बल्ब्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हम ये देख रहे थे कि ये बल्ब जो है ये लाइट तो प्रोड्यूस कर रहा था, लाइट तो प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन लाइट के साथ साथ ये क्या कर रहा था, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि थोड़ा सा गलत था। क्योंकि हमें बल्ब क्यों चाहिए होता है, हम बल्ब का यूज़ करते हैं, हम हीट करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम बल्ब का यूज़ करते हैं लाइट जनरेट करने के लिए। तो ये लाइट जनरेट करने के लिए, अब आज के टाइम पे, उस समय हमारे पास एलईडीज़ वगैरह इतनी कॉमनली हमको एक्सेसिबल नहीं थी। एलईडी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी बहुत पहले, जब एलईडी की टेक्नोलॉजी बहुत नहीं थी। तो आज एलईडीज़ हमारे पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, इसलिए आज हम घरों में एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती हैं और लाइट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा देती हैं हमें। तो कुछ इस तरह से होता था। अब ये जो टंगस्टन का ये जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ 3800 डिग्री सेल्सियस होता है, समवॉट लाइक दिस, कुछ इतना होता है।
तो ये टंगस्टन जो होता है ये मेल्ट नहीं करता है, ये हीटिंग की वजह से मेल्ट नहीं करता है, और इसको जानबूझ के इनर्ट गैसेस के चारों तरफ रखा जाता है, क्योंकि ये जो हीटिंग होती है कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए बल्ब के अंदर हम क्या करते हैं, जो नोबल गैसेस हमारी होती हैं या इनर्ट गैस की हम बात करें, उनकी फिलिंग हम करते हैं। ठीक। और हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन आता है वो है फ्यूज़ वायर। अब फ्यूज़ वायर्स को हमने बहुत कॉमनली देखा होगा, ये आजकल तो हम घर पे क्या यूज़ करते हैं, घरों पे बहुत ज़्यादा एमसीबी आती है, तो वो मेटेलिक प्रिंसिपल से काम करती है, बट वो हमें नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे फ्यूज़ वायर की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो फ्यूज़ वायर के बारे में हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट हो गए, ऊपर नीचे ये 2 कॉन्टैक्ट हो गए, और ये बेस एरिया हो गया, और उसके बाद ये जो 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनको हम इस फ्यूज़ वायर से, देखिए ये फ्यूज़ वायर कुछ इस तरह से आया हुआ है, इस फ्यूज़ वायर से कनेक्ट करते हैं। अब इस फ्यूज़ का पर्पज़ क्या होता है, ये फ्यूज़ देखिए हमारे जो डिवाइसेज़ होते हैं घर में, जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको ख़राब होने से बचाता है। क्यों बचाता है? सपोज़ देखिए, कभी भी फ्यूज़ में क्या, कभी भी मान लीजिए जो हमारी कनेक्शन है वहाँ से जो गवर्नमेंट सप्लाई या जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वहाँ से करंट बहुत ज़्यादा आ गई, करंट बहुत ज़्यादा आ गई या वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, हम कई बार ऐसे बोलते हैं, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे कुछ अप्लायंसेस हमने देखा होगा घर में, जो हमारे बल्ब होते हैं वो फट जाते हैं, पंखा जो होता है हीट हो जाता है, आग लग जाती है पंखों में, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो ये फ्यूज़ क्या करता है ना, ये जो फ्यूज़ वायर होता है, फ्यूज़ वायर एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जैसे ही करंट इसमें पास होती है तो ये हीट होता है, ठीक। अब ये हीट अगर ज़्यादा हो गया सपोज, तो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये वायर क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, यानी कि कनेक्शन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो हमारा फ्यूज़ वायर बेसिकली क्या करता है, जैसे ही करंट की वैल्यू, मतलब जो फ्यूज़ वायर होते हैं, सपोज देखिए फ्यूज़ वायर पहले आते कैसे हैं, फ्यूज़ वायर पहचानते कैसे हैं, वो या तो 1 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर इस तरह की रेटिंग में आते हैं, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, इस तरह की रेटिंग्स पे हमारे फ्यूज़ वायर्स आते हैं। तो ये फ्यूज़ वायर क्या होता है, सपोज 1 एम्पियर का हमारा फ्यूज़ वायर है, तो करंट की वैल्यू अगर मान लीजिए, सपोज हमें 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं चाहिए हमारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए, मान लीजिए, और जैसे ही करंट की वैल्यू 1.2 एम्पियर होगी ना, फ्यूज़ वायर क्या होगा, तुरंत हीटअप होगा, और जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जो टेम्परेचर फ्यूज़ वायर अचीव करेगा वो कहीं ना कहीं उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से फ्यूज़ वायर मेल्ट करके कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, और इस कनेक्शन के ब्रेक की वजह से हमारी जो सर्किट होगी वो क्या होगी, वो ब्रेक कर जाएगी, और हमारे जो डिवाइसेस हैं वो एटलीस्ट बच जाएंगे, क्योंकि फ्यूज़ वायर ने क्या किया, कनेक्शन को काट दिया, तो हमारे जो डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इसी के साथ हमने लगभग इलेक्ट्रिसिटी की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर कोई ऐसा डाउट है आपका, जो आपको लग रहा हो कि मैंने कोई पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या कोई चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं की, तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हम आपको क्लियरली कुछ सिली क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे सिली क्वेश्चंस हैं। देखिए फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो प्योरली हमारे इमेजिनेशन पे बेस्ड है, हम जहाँ तक अपनी इमेजिनेशन को पहुँचा सकते हैं, हम फिजिक्स को उतनी ही आसानी से हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारे सिली डाउट्स आना लॉजिकल पॉइंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के जो भी सिली डाउट्स मेरे हिसाब से कॉमनली बच्चों को आते हैं, मैं उनको प्रॉपर्ली आंसर कर सकूँगा, और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियोज़ में पढ़े हैं, इस वीडियो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है अभी तक एग्जैक्टली, उन सब पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए और जो न्यूमेरिकल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्लस जो हमारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने वाले जो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो प्रिपेयर करूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।